हाय दोस्तों, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्ट 2 कर रहे हैं और ये एनटीएससी प्लस क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा। आज हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, सो चैप्टर शुरुआत करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में सीखने वाले हैं और आपके पास अगर ये हाइलाइटर रही है, ऐसा वाला ग्रीन ले लो, कोई भी एक्चुअली कलर कोई भी ले लो, लेकिन हाइलाइटर अगर रही है तो प्लीज़ एक खरीद कर रख लेना, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ ये जो होता है हाइलाइटर, ये ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगी तब आप सिर्फ इतने ही पॉइंट्स पढ़ेंगे जितने आप हाईलाइट करेंगे, सबके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नेशनल पार्टीज, अब देखिए इन्होंने सिर्फ रेफरेंस देके रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिया हुआ है इन्होंने ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है। देखिए, पहली पार्टी के बारे में हमें पढ़ना है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब आपको पता होगा, अगर आपने मेरे एनटीएससी के लिए जो मैंने फ्रीडम स्ट्रगल के वीडियोस बनाए थे अगर वो देखे हो, तो उसमें मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है, इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है और ये कब फॉर्म हुई थी? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1885। तो 1885 ये साल में एस्टेब्लिश हुई थी। ये साल आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखे। ठीक है, साल सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के याद रखो, बाकी साल याद नहीं रखे तो भी चलेगा। Okay, so it was established in 1885. At the time of its establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. तो तब क्या था? तब कांग्रेस कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि जो हमारा इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। ग्रुप्स विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैड कम टुगेदर इन दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट। मतलब ये जो एकदम पूरे देश से अलग अलग टाइप के लोग सब एक साथ आकर इस कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए थे, क्योंकि इन लोगों को जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस लानी थी और इसके लिए उनको बहुत सारे मूवमेंट्स शुरू करने थे। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस इमर्ज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिपेंडेंस मिलते ही जो हमारे इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, काम चलाऊ सरकार, उसके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि कांग्रेस के ही ये थे, एक सदस्य थे। और उसके बाद जब हमारे 1950 और 1951 में जो इलेक्शन हुए, उसके अंदर वापस जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार बनी और उसके बाद कुछ 20-25 सालों तक उनकी सरकार चलती रही। तो इट वॉज अ वेरी वेरी डोमिनेंट पार्टी। और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद भी, उनका रिटायरमेंट के बाद भी, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी की लंबी सरकारें, इंदिरा गांधी जी की लंबी सरकार जो है वो चली थी। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो बहुत ही डोमिनेंट पार्टी थी इंडिपेंडेंस के बाद। द पार्टी फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलोज द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो देखिए, अभी एक्चुअली आपको पता ही है कि ये सब नाम के लिए होते हैं। आपने भी देखा होगा कि ऐसा कुछ ज़्यादातर आपको देखने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आता है। कुछ लोगों को ये टॉपिक इसीलिए डिफिकल्ट और बोरिंग लगता है क्योंकि ये सब चीज़ें याद करनी पड़ती है। थोड़ा सा आप समझ के लोगे कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। देखिए, पार्टी जो है वो कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करती है? पहली बात तो सेक्युलरिज्म, मतलब सब लोग एक जैसे है, एक समान है। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि ऐसा एक पर्टिकुलर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट, इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर फॉर माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब उन्होंने जो है जो आपको पता है कि जो हमारी लोअर कास्ट है, जो प्रिविलेज्ड नहीं है, उनको आरक्षण दिया गया है और ये जो आरक्षण है ये भी कांग्रेस की सरकार में ही दिया गया था। तो इसलिए जो है कांग्रेस की नीतियों के हिसाब से इक्वल राइट्स एंड वेलफेयर दिया गया, उनको एक्स्ट्रा के कुछ प्रिविलेज दिए गए फॉर द माइनॉरिटीज एंड डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिन्हें पहले डिसएडवांटेज से गुजरना पड़ा उनके लिए। अकॉर्डिंगली कांग्रेस हैज ऑर्गेनाइज्ड वेरियस प्रोग्राम्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। मतलब वैसे ही कांग्रेस ने जो है वो क्या किए हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स भी बनाए हैं जिनसे ये सब ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। जैसे आपको बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पता है कि माइनॉरिटीज,
पार्टीज के लिए। ओके, तो ये हो गया। द पार्टी बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी एंड इंटरनेशनल पीस। तो इंटरनेशनल पीस, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल इक्वालिटी, इस सब का इतना ही मतलब है कि जो पार्टी है वो क्या चाहती है कि डेमोक्रेसी रहे, सोशल इक्वालिटी रहे, सबके बीच में इक्वालिटी रहे, एक समानता रहे और इंटरनेशनल पीस रहे, दुनिया में शांति रहे। ओके, तो ये हो गया कांग्रेस पार्टी के बारे में। अब दूसरी बात देखते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी, दिस पार्टी बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1925। देखिए ये जो पार्टी है ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। अब ये क्या होती है वो हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ एन ओल्ड पार्टी इन इंडिया। ये भी आपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि इन्होंने जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। दिस पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स एंड वर्कर्स। तो ये ज़्यादातर जो है जो गरीब किसान होते हैं, जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, इनके लिए पार्टी ज़्यादातर काम करती है। द पार्टी अपोजेस कैपिटलिज्म। जो पार्टी है वो क्या कहती है कि कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। मतलब कोई भी कंपनी को आप गवर्नमेंट से प्राइवेटाइजेशन करते हो, जैसे कि आपने अभी फिलहाल में सुना होगा कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे, मतलब उस एयर इंडिया को गवर्नमेंट की कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ ये पार्टी काम करती है। अब इसके खिलाफ क्यों है ये पार्टी? क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की चीज़ों पे हाथ रहेगी तब जब तक गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें रहेंगी तब तक क्या होगा? वेलफेयर होगा वर्कर्स के साथ, लेबरर्स के साथ, क्योंकि उनको जो है नौकरी से कोई भी ऐसे ही नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर इन कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा? अपनी मर्जी के हिसाब से जो लोग हैं वो इनको निकाल सकते हैं नौकरियों से, या फिर इनके ऊपर कुछ और भी दुष्प्रभाव इसके पड़ सकते हैं। तो इसलिए इसके खिलाफ है ये पार्टी। द पार्टी लीडरशिप डेवलप्ड डिफरेंसेस इन 1962 ओवर द इशू ऑफ वेदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शुड एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट चाइना और द सोवियत यूनियन। अब देखिए क्या होता है कि 1962 में आपको पता होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था। ठीक है, और इस वॉर के बाद क्या हुआ कि ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर डिफरेंसेस पैदा हुए। मतलब जो लोग थे वो दो ग्रुप में बट गए, और वो दोनों ग्रुप क्या थे? एक तो था एक ग्रुप मानता था कि इंडिया को चाइना का साथ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चाइना में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी ही राज करती है, तो इसलिए एक ग्रुप कहता था कि चाइना का साथ देना चाहिए, जबकि दूसरा ग्रुप कहता था कि सोवियत यूनियन यानी कि रशिया का साथ देना चाहिए। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ? दिस लेड टू अ स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड अ सेपरेट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म्ड। तो तब क्या हुआ? ये जो पार्टी है ये स्प्लिट हो गई, इसका विभाजन हो गया, अलग हो गई, और जो है दूसरी पार्टी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, अब तीसरी पार्टी बहुत ही मुख्य पार्टी है आज के ज़माने में, जो कि भारतीय जनता पार्टी। आपको पता होगा कि मोदी जी की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी इज एन इंपॉर्टेंट पार्टी एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे जो है बीजेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है, क्योंकि क्या है कि आज के ज़माने में बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनसंघ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। पहले भारतीय जनता पार्टी क्या थी? भारतीय जनसंघ था। ओके, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1951। दिस पार्टी वॉज मर्ज्ड विद द जनता पार्टी दैट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1977। तो 1977 में क्या हुआ था? सारे जो कांग्रेस के विरोधी दल थे उन्होंने मिलकर जनता पार्टी एस्टैब्लिश की थी, और जो भारतीय जनसंघ है वो जनता पार्टी के साथ मिल गया था। ओके, द जनता पार्टी कुड नॉट सर्वाइव। ये जो पार्टी है कुछ समय के लिए इनकी सरकार रही, लेकिन उसके बाद वो सरकार गिरती गई। देयर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ, द कंपोनेंट पार्टी ऑफ जनता पार्टी, एस्टैब्लिश्ड अ न्यू पार्टी इन 1980, द भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए क्या हुआ? जनता पार्टी को वापस विभाजन हो गया, जनता पार्टी में वापस स्प्लिट हो गया, और क्या हुआ? यहाँ से जो भारतीय जनसंघ ये जो पार्टी थी इसका नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया 1980 में। अब देखिए, द पार्टी स्टैंड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस। द पार्टी गिव्स इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो दो बातें याद रखनी है बीजेपी की। पहली बात है ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस, मतलब भारत के जो इतिहास है, भारत का जो कल्चर है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये पार्टी बनी हुई है। एंड इट ऑल्सो गिव्स इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब जो हमारा जो इकोनॉमी है उसको उसके अंदर कुछ बदलाव की जरूरत पड़ी थी,
और ये एक्चुअली एम आया था 1980 में, क्योंकि 1980s 1990s के समय में क्या हुआ था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ये चल रहे थे, डिफिकल्टीज चल रहे थे इन द वर्ल्ड। तो इसलिए इन्होंने ये नया इनका एम लिया था कि इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब जो इकोनॉमी है उसके अंदर बदलाव करने हैं। ये इनका एक और एम बना था 1980 में। अब चौथा देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ये अलग होकर बनी थी। दिस पार्टी प्रोक्लेम्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इस पार्टी में तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म मतलब एक दूसरे के साथ में रहना और एक दूसरे से इक्वालिटी बरतना। सेक्युलरिज्म मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन। एंड डेमोक्रेसी मतलब भारत में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसका ये भी पार्टी सपोर्ट करती है। द पार्टी अपोजेस इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म मतलब हुकुमशाही, मतलब एक ही सरकार जो है या फिर एक ही लीडर जो है वो बार बार अपनी सरकारें बना रहा है और वो जो लीडर है वो अपनी मन की कर रहा है, ये बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं है। द पार्टी अपोजेस इंपेरियलिज्म। पार्टीज पॉलिसी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना ही है कि ये अलग होके बनी है बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन टूवर्ड सोवियत यूनियन। रशिया के ज़्यादा करीब थी ये पार्टी, मतलब ये बोलती थी कि रशिया का सपोर्ट हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अब उसके बाद देखते हैं पांचवी पार्टी इंपॉर्टेंट है, बहुजन समाज पार्टी। हालांकि आजकल के टाइम में जो है इसकी सीटें बहुत ही कम हो गई है इंडिया में। बहुजन समाज पार्टी प्रोफेसेस द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। यहाँ पे भी जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, मतलब ये जो पार्टी है ये भी देखिए, समाज का मतलब ही सोशलिज्म होता है, जो लोग हैं वो एक साथ रहे, इक्वालिटी से रहे, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन 1984 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ओके, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है कि मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के लिए मेजॉरिटी का कुछ अलग मतलब होता है, ये आपको समझ के लेना है। तो पहली बात, बहुजन ये नाम ही मेजॉरिटी से आया, बहु मतलब ज्यादा, जन मतलब लोग, तो बहुजन मतलब ज्यादा लोग, मेजॉरिटी, उसे ही मेजॉरिटी कहते हैं। तो इसका प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, यहाँ पे मेजॉरिटी का मतलब इनके लिए है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस टुगेदर कंस्टिट्यूट अ मेजॉरिटी। मतलब ये बहुजन समाज पार्टी क्या सोचती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है वो इंडिया में हाई क्लासेस से ज्यादा है और इसे ये लोग मेजॉरिटी मानते हैं, ठीक है। और ये जो मेजॉरिटी है इसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम करती है। द पार्टी एम्स टू गिव पावर इन द हैंड्स ऑफ द मेजॉरिटी। मतलब ये पार्टी का एम क्या है कि जो पावर है वो मेजॉरिटी के हाथ में होना चाहिए, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके हाथ में पावर होनी चाहिए, ऐसा इसका मानना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पार्टी देखते हैं वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसके बारे में आपने महाराष्ट्र में बहुत सुना होगा और ये जो है 1999 में इस्टेब्लिश की गई थी। अब ये कैसे हुआ था? देयर वाज अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड। मतलब 1999 में भी क्या हुआ था कि कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें भी दो विभाजन हुए थे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। द पार्टी बिलीव्स इन द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। तो ये इसमें कौन सी वैल्यूज आपको याद रखनी है? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी तो ऑलमोस्ट हर एक पार्टी में सेम ही है और इक्वालिटी मतलब सबके बीच में समानता, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज एनसीपी के बारे में आपको याद रखनी है। देन द पार्टी वाज इन पावर इन महाराष्ट्र फ्रॉम 1999 टू 2014 इन कोएलिएशन विद द कांग्रेस पार्टी। तो 1999 से लेकर 2014 तक ये जो पार्टी है नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये महाराष्ट्र में इसकी सरकार चल रही थी, ओके, इन कोएलिएशन विद द कांग्रेस पार्टी। मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ इनका गठबंधन सरकार थी, इनकी अकेले की सरकार नहीं थी, ओके, 2014 में। फिर आपको पता है कि 2014 से 2019 बीजेपी की सरकार थी और उसके बाद 2019 से आपको पता होगा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों का गठबंधन की सरकार है। तो एनसीपी वापस एक बार 2019 में पावर में आई।
नाउ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट लेड बाय कांग्रेस एट सेंटर फ्रॉम 2004 टू 2014। तो 2004 से लेकर 2014 तक आपको पता होगा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और इसके अंदर कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं थी, इसने एनसीपी के साथ गठबंधन किया हुआ था इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो यह हो गया एनसीपी के बारे में। अब तृणमूल कांग्रेस के पास चलते हैं। तो आपको पता, आपने सुना होगा ममता बनर्जी का नाम। तो ये जो है ममता बनर्जी, ये तृणमूल कांग्रेस की नेता है। ओके, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1998। तो पहले जो है ये भी कांग्रेस से ही अलग होके बनी है। ओके, मतलब ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, वहां से वो अलग हुई और उन्होंने अपनी ही पार्टी बनाई जिसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी कहते हैं। ओके, इन 1998 इलेक्शन कमीशन गेव द पार्टी रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी इन 2016। 2016 में जो है इसे नेशनल पार्टी का के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया कि ये नेशनल इलेक्शन भी लड़ सकती है। पहले इसे वेस्ट बंगाल में थी, अब 2016 से नेशनल पार्टी भी बन चुकी। द पार्टी सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ये पार्टी क्या क्या करती है? पहली बात तो इट सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी मतलब आपको पता ही है, सेक्युलरिज्म मतलब आपको पता है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब जो भी वीकर सेक्शंस है, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन, ये इसके तीन मुख्य इसके एम्स है। समझ में आ गया? तो तृणमूल कांग्रेस के बारे में आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि 2009, 2014 और 2019। अब देखिए 2019 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं हुआ है, ये मैं महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ है कि अब हुआ ये कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है 2019 के आंकड़े। ये मैंने आज ही ये थोड़ा सा रिसर्च किया और ये सब आपके लिए आंकड़े लाए हैं, ठीक है। और देखते हैं, अभी देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 2009 में तो 206 सीटें थी, 206 सीट्स, ठीक है, मतलब काफी बड़ी मात्रा में थी। जबकि 2014 में डायरेक्टली 44 पे आ गई, ठीक है। तो ये है ऑलमोस्ट 5 टाइम्स गिर गई, क्योंकि इनका जो है 2009 से 2014 तक कुछ खास डेवलपमेंट किया नहीं इसने, तो इसलिए 2009 से 2014 के बीच में इसकी जो रैंकिंग है वो बहुत ही नीचे चली गई और 44 सीट्स रह गई। और 2019 में थोड़ी सी बढ़ गई और 52 सीट्स हो गई, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के देखे तो 2009 में 4 सीटें थी, 2014 में 1 सीट थी और 2019 में 2 सीटें। मतलब ये बहुत ही छोटी सी पार्टी है, भले ये नेशनल पार्टी है लेकिन इसका शेयर बहुत ही छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। आपको पता है कि 2009 में तो इसकी बहुत ही कम सीटें थी, 116, जबकि 2014 में 282 हो गई और 2019 में 303 हो गई। तो ये बढ़ता ही जा रहा है। ओके, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 303 मतलब बहुत ही बड़ी उनको जीत मिली थी। और इनकी जो है आपको पता है कि 2014 से 2019 और 2019 से अभी आगे तक मोदी जी की सरकार अभी चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इनका अगर देखें तो 2009 में इनकी 16 सीटें थी, 2014 में 9 सीटें थी और 2019 में 3 सीटें थी। तो ये कम ही होती जा रही है, ठीक है, ये कम होती जा रही है। नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी अगर देखें तो आपको पता होगा मायावती जी जो है वो बहुजन समाज पार्टी की नेता है। तो 2009 में इनकी 21 सीटें थी, 2014 में कुछ भी नहीं मिला इनको, 0 सीट, और 2019 में 10 सीटें मिली। ओके, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये हमारी लास्ट जो पार्टी है, मेरे ख्याल से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में यहाँ पे दिया नहीं था, ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 2009 में इसने 9 सीटें जीती थी इन द जनरल इलेक्शंस, मतलब लोकसभा इलेक्शंस, और 2014 में इसकी 6 सीटें थी, 2019 में 5 सीटें, मतलब ये भी कम होती जा रही है। ओके, सो नेशनल कांग्रेस पार्टी भी कम होती जा रही है। तो समझ में आ गया आपको लोकसभा इलेक्शंस में कितनी सीटें थी कौन सी पार्टी के पास। 2019 के आंकड़े आपके नोटबुक में आप लिख लीजिएगा। ओके, अब इस वीडियो में हम सिर्फ नेशनल पार्टीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो पिंक बॉक्स के बारे में मैंने बोला था, मैं देखूंगा बाद में, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, अच्छा, तो अब देखिए आपको एक लास्ट चीज बतानी है कि इस वीकेंड को हमारा क्या होने वाला है, जनरल नॉलेज का सेशन होने वाला है। तो आप जरूर देखिएगा। और जनरल नॉलेज के सेशन में हम साइक्लोन अम्फान के बारे में पता करने वाले हैं, ठीक है। साइक्लोन अम्फान के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा फ्राइडे का या संडे का जो सेशन होगा उसके अंदर। और हाँ, सैटरडे को संकेत मनियार एकेडमी इस चैनल पे मैं लाइव आने वाला हूँ। ओके, आपके लिए एक और कोई तो टॉपिक लेकर, आपको टॉपिक के बारे में मैं कल या परसों तक बता दूंगा, तो प्लीज वो भी आप जरूर देखिएगा लाइव
लाइव 5:30 बजे सैटरडे को। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे कि आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द सेशन। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो टू माई चैनल एंड थैंक यू।